अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत 2 पी के देख रहे हैं और आप बरकत आपसे मुखातिब है शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुज़श्ता रात इन्होंने पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जारी करके कोहराम मचाया है। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। सर आपकी तो बड़ी तगड़ी पहुँच है सर, अडयाला जेल के 4-5 दरवाज़ों के अंदर एक कमरा है, एक हॉल है, आपकी तो पहुँच वहाँ तक है। नहीं, काश हमारी पहुंच इतनी तगड़ी होती। असल में जिस बंदे की तस्वीर है उसकी जो उसके मुरीद बहुत ज़्यादा हैं। असल में असल चीज़ तो वो है, हम तो ज़रिया बने हैं उस तस्वीर को निकालने का। लेकिन यकीन जानिए, मैंने कल अपने वीलॉग में बड़ी डिटेल से बात की थी और ये बताया था कि एक चीज़ मैं गारंटी के साथ करता हूँ, क्योंकि आज मुझे पता चला है कि एक ऐसे वज़ीर ने जो कल सुबह तक वज़ीर नहीं रहेंगे, उन्होंने कोई तहकीक का भी ऐलान किया है। तो मैंने तो कल अपना ये भी कहा है कि जिसने कोई करना है कर ले, क्योंकि इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो तस्वीर है, ये किसी डिफेंस काउंसिल की जानिब से, उनकी टीम की जानिब से या उन लोगों की जानिब से आई भी नहीं है, और सवाल भी पैदा नहीं होता, क्योंकि इतनी सख्ती थी, इतनी चेकिंग थी कि वहाँ तो वो पेन की इंक भी चेक करते थे कि आप सहाफ़ियों से पूछ लें कि जो आपकी पेन के अंदर स्याही क्या है, उसको भी चेक किया जाता था। तो इसके बावजूद अगर तस्वीर आई है, तो इसका मतलब है कि लोग मौजूद हैं निज़ाम के अंदर भी जो इमरान खान को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि लोगों तक उनकी तस्वीर पहुंचे। सर अगर पेन की स्याही भी चेक होती है तो इसका मतलब है कोई आम बंदा ये नहीं कर सकता। किसी आम बंदे की या उस कमरे में खड़े किसी आम शख्सियत का ये नहीं हो सकता कि वो इस तरह से तस्वीर जारी करे। शहजाद अकबर साहब, नहीं। अडयाला जेल को जो कंट्रोल है वो पुलिस के पास नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान की ताकतवर ताकतवर तरीन शख्सियत अडयाला जेल को कंट्रोल कर रही हैं और इस बात को यकीनी बनाया गया कि खान की कोई तस्वीर, खान की कोई अपीयरेंस बाहर ना जाए। फिर ये तस्वीर कैसे सर? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जो इस वक्त पूरा जो निज़ाम है, बजाय इसके कि हम और चीज़ों की तरफ तवज्जो दें, पूरा निज़ाम अपनी तमाम तर ताकत और कुव्वत के साथ वो सिर्फ इस चीज़ पे लगा हुआ है कि इमरान खान की आवाज़ बाहर ना आए, उसकी तस्वीर बाहर ना आए, और ये ना पता चल सके कि ये सब कुछ होने एक हफ्ते में 3 कन्विक्शंस, 72 घंटों के ट्रायल्स के अंदर विदाउट डिफेंस जो दी गई, उसके बाद इस तस्वीर का आना बड़ा मानी खेज है। और मानी खेज इसलिए है कि आप उस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि इमरान खान के चेहरे पे जो इत्मीनान है। मैंने सोशल मीडिया पे कल से, मैं तो ऐसे काफ़ी इंजॉय भी कर रहा हूँ, लोग कंपैरिजन कर रहे हैं एक 70-71 साल के आदमी का 50-50 या 40 साल के लोगों के साथ, कि उनके चेहरों पे इतनी ज़्यादा इत्मीनान या वो नहीं है, रोशनी जितनी इमरान खान, इतनी तमाम चीज़ों के होने के बावजूद है। जहाँ तक तस्वीर के बाहर आने का ताल्लुक है, तो देखिए बात यह है कि जब आप किसी के साथ एक होता है ना जुल्म और ज्यादती, ये तो एक अडयाला जेल के अमले में से किसी ने तस्वीर बनाई होगी जाहिर। नहीं, देखें, ये तो इस वक्त मैं नहीं कह सकता कि तस्वीर किसने बनाई है, क्योंकि जाहिर बात है उनको भी प्रोटेक्ट करना है। लेकिन ये चीज़ें अडयाल, देखिए आपने खुद ही अपने सवाल में कह दिया था कि इस वक्त जो इंतज़ाम है, जो सब चीज़ें हैं, ये जेल की इंतज़ामिया, पुलिस, इनके हाथ में वहाँ कुछ भी नहीं है। ये जो पूरा इस वक्त इंतज़ाम है वो किसी और ही के पास है, और ये तस्वीर भी किसी और ही जगह से आई है। ये बेचारे देखें, वकीलों का तो देखिए वहाँ से इस हद तक सख्ती, और जब से खान साहब का आर्टिकल आया इकोनॉमिस्ट का, उसके बाद तो जो वो वकीलों के नोट्स हैं ना, वो भी चेक होते हैं, और सादा पेपर्स अंदर आ जा सकते हैं। उसके अंदर जो तहरीर लिखी जाती है वो चेक की जाती है, आते हुए आपका 3 दफ़ा आपकी जामे तलाशी होती है। तो ये आप भूल जाइए, ये किसी सिविलियन का काम हो ही नहीं सकता। आपको आपको जो भेजने वाली शख्सियत थी, आप उन्हें जानते हैं? जी, जी, बिल्कुल जानता हूँ मैं, ट्रस्ट वर्दी हैं। देखिए, मेरे पास तस्वीर जो है, जब मैंने इसको अपलोड किया है, उससे कोई 12 घंटे पहले तस्वीर मेरे पास आई थी। मैंने उस तस्वीर के आने के बाद मुख्तलिफ लोगों से, यहाँ तक कि ये तस्वीर कहीं डॉक्टर्ड तो नहीं है, क्योंकि प्लांट भी हो सकती थी ना, तो मैंने इसलिए उस तस्वीर में जो कुछ लोग थे, उनसे भी उसकी तस्दीक की कि ये उस दिन की कपड़े वो पहने हुए थे, ये किस दिन की है, वो तमाम चीज़ें तस्दीक करने के बाद फिर मैंने वो तस्वीर अपलोड की। ये जो तस्वीर है, ये जो ली गई है, ये नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से महसूस हो रहा है कि कैमरा गया हुआ है। ये मोबाइल फोन से बनाई गई है या ये किसी और कैमरे में रिकॉर्ड हुई है? देखें, ये तो अब मैं नहीं कह सकता, ये तो कोई उसका एक्सपर्ट ही बता सकता है कि कैमरा कौन सा। लेकिन आपकी ये बात दुरुस्त है कि ये जिस एंगल से ली गई है, इसका मतलब ये है कि जिसने तस्वीर ली है, वो जो डिफेंस की टीम होती है, अदालत का जो मंजर होता है कि एक साइड पे आपकी डिफेंस की टीम होती है और एक साइड आपकी प्रोसिक्यूशन की टीम होती है। और ये तस्वीर जिस एंगल से ली गई है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक साइड पे शाह महमूद कुरैशी हैं, साथ खान साहब खड़े हैं और पीछे उनके वकील खड़े हैं। यानी कि ये उनकी मुखालिफ सिमत से तस्वीर ली गई है। ये जज साहब भी हो सकते हैं, उनका रीडर भी हो सकता है, प्रोसिक्यूशन की टीम भी हो सकती है, या वहाँ खड़े वो लोग जिनको
یہ بھیجتے تھے، یہ جناب وہ ہیں، ان کو کہتے تھے جی عام عوام ہے، جس میں آپ کو یاد ہوگا ایک دن رپورٹ بھی ہوا تھا، کچھ صحافیوں نے رپورٹ کیا تھا، خان صاحب نے جا کے ان لوگوں سے بات شروع کر دی تھی کہ آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کیا لوگ ہیں، وہ سادے کپڑے میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا ان سے. تو یہ اب ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ اب جنہوں نے تفتیش کرنی ہے وہ کریں تفتیش. آپ کو یہ کہا بھی کیا یا پھر یہ میسج بھی تھا کہ ظاہر ہے آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اسے جاری کریں، لیکن کیا یہ آپ کو انسٹرکشنز بھی تھی کہ آپ نے انتخابات سے اس ٹائم کے اوپر جا کر یہ تصویر جاری کرنی؟ نہیں دیکھیں، یہ اس طرح کی نہ ہی کوئی انسٹرکشنز تھی، نہ ہی مجھے کوئی عادت ہے کسی کی انسٹرکشنز لینے کی. دیکھیں جب میرے پاس تصویر آئی، انہوں نے کہا جی یہ ایک ہدیہ ہے، آپ کو دے دیا ہے، آپ اس کے ساتھ جو مرضی کریں. میں نے تھوڑا سوچا، تھوڑا مشورہ کیا، اور پھر میں نے کہا کہ بھائی اب اس کو میں اگر ریلیز کرتا ہوں تو صرف مجھے ایک چیز کنفرم کرنی ہے، اس کی اتھینٹسٹی. وہ 8-10 گھنٹے جو بھی لگے مجھے اس کی اتھینٹسٹی کنفرم کرنے میں. جب اتھینٹسٹی کنفرم ہو گئی تو میں نے ریلیز کر دی. اب بائی دا وے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم مختلف موقعوں پہ پتہ چلتا ہے. مجھے یہ تھا کہ یہ تصویر تو ایک ڈیفائنس تھی نا جی، تصویر کا نظام کے اندر سے باہر آنا جس بندے نے نکالی، اس مرد مجاہد کی بھی ڈیفائنس تھی. پھر میں نے آگے اس کو چلا دینا. لیکن سب سے بڑی بات ہے اس کی جو ریسیپشن ہے. اور میں نے آنیسٹلی اسپیکنگ یہ نہیں سوچا کہ پرسوں انتخابات سے متعلق ہو سکتی ہے. ہم نے تو کہا تصویر آئی ہے اس کو نکال دیتے ہیں، یہ 2 دن بعد بھی آ سکتی تھی، 2 دن پہلے بھی آ سکتی تھی. لیکن اس کا جو ایک امپیکٹ کریٹ ہوا ہے وہ ایک آف کورس میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر دیکھیں اس کا امپیکٹ کیوں کریٹ ہوا ہے. ورنہ عمران خان صاحب کی تصویریں تو صبح شام کھینچی جاتی تھی اور چلتی تھی. امپیکٹ اس لیے کریٹ ہوا ہے کہ اس کے اوپر پابندی ہے. اصل چیز یہ ہے، اب یہ دیکھیں نا کہ اب انتخاب ہونے جا رہا ہے، وہی آدمی ہے جس کی پارٹی، جس کے نام لینے والے جو ہیں وہ اس وقت نمبر 1 پہ جا رہے ہیں، چاہے اب وہ ڈبے میں سے چیزیں نکلے یا نہ نکلے. تو اس کی اگر تصویر کے اوپر پابندی ہے تو جب پھر اس کی تصویر تازہ ترین آئے گی تو وہ پھر سنسیشن تو بنے گی. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ آپ نے تصویر جاری کی اس سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے، ایک گھنٹہ پہلے ایک آڈیو کلپ بھی جاری ہوا، اور وہ بھی عمران خان کا تھا، اور وہ بھی یہ جو ٹرائل چل رہا ہے ابھی، ٹرائل چل رہا تھا عمران خان صاحب کا یہ عدت والے معاملے کے اوپر. اب وہ اس کے پیچھے بھی سر ایک سوچ موجود تھی. وہاں پر خان کو گندا کرنے کے لیے زیادہ چنک دیا گیا تھا جناب خاور مانیکا کو. تو وہ تصویر، وہ آڈیو بھی جاری ہوئی. اس آڈیو کے بارے میں آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں کہ وہ کس فریم آف مائنڈ نے یا کس نے جاری کی؟ دیکھیں یہ یہ اس فریم آف مائنڈ نے جاری کی جو ابھی اس جسے کہتے ہیں نا کہ اس مطلب میں اس سکول میں بھی داخل بھی نہیں ہوئے جہاں کا عمران خان پرنسپل ہے. کیونکہ دیکھیے یہ جو نیریٹو بنانا ہے، اب جو بنانے والا ہے اس بیچارے کی ٹریننگ تو ہوئی، جو دیکھیں نا وہ چیز جس نے ریلیز کی اس کی ٹریننگ تو ہوئی تھی کہ اس نے جا کے ٹرینچز کے اندر جنگ لڑنی تھی. وہ اس وقت بیٹھ کے آ کے نیریٹو بنانے میں لگا ہوا ہے. اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ میں کون سی چیز چل سکتی ہے، نہیں چیز چل سکتی. جو انہوں نے اپنی طرف سے وہ آڈیو ریلیز کی، پہلی تو بات ہے جس شخص کے تھرو ریلیز کی اس سے صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ اصل میں اس آڈیو کو ریلیز کرنے کا مقصد کیا تھا. مقصد وہی ہے جو آپ نے بیان کیا کہ عمران خان کو کس طریقے سے نیچا دکھایا جائے، گندا کیا جائے. یار وہ میں حیران رہ گیا ہوں عمران خان کی قسمت کا کہ اس آڈیو لیک کرنے کو بھی وہ عوام نے اس کی پروموشن میں بدل دی ہے. مطلب وہ آڈیو جو ہے انہوں نے لیک اس مقصد، میں تو سمجھتا ہوں اس بندے کی ابھی پی ٹی ہونی چاہیے، وہ جس نے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا نا، جس نے یہ لیک کروائی ہے، کہ بھائی تم ایسے گدھے ہو کہ تم نے یہ چیز لیک کرائی اس کو خراب کرنے کے لیے، اور وہ اس کی الیکشن کیمپین بن گئی. اس کی آواز لوگ اس سے زیادہ خان کی آواز سن رہے ہیں. سر اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان مکمل طور پر بھگ ہو رہا ہے، اس کی آواز بھی سنی جا رہی ہے، اس کو ٹیپ بھی کیا جا رہا ہے، اس کو فلمایا بھی جا رہا ہے، ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے. تو کیمرے، یعنی وہ یہ بگ باس کا ہاؤس بنا ہوا ہے کہ 24 گھنٹے خان کو فالو کر رہے ہیں. جی جی بگ باس کا ہاؤس بنا ہوا ہے، اور خان صاحب سے زیادہ یہ بات کون چاہتا ہے. اسی لیے خان صاحب بار بار اس کیمرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ہیلو کرنل. آپ کو یاد ہوگا یہ بات رپورٹ ہوئی ہے کہ جس دن یہ کاروائی، آئی تھنک عدت والا ہی شاید کیس چل رہا تھا یا اس سے پہلے سائفر والا تھا، جو رات 1 بج گئے تو خان صاحب اٹھ کے کیمرے کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو کرنل، جج بھی تھک گیا ہے، گواہ بھی، میں نہیں تھکا لیکن یہ سارے لوگ تھکے ہوئے ہیں، تو اس لیے ریسٹ کر لو، صبح 9 بجے پھر شروع کر لینا. تو یہ تو دیکھیں بگ باس جو ہے یا بگ بردر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ کنورسیشن بھی جاری ہے، چیزیں بھی وہی کنٹرول کر رہا ہے. اب اس سے میں ملتی ہوئی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ بگ بردر اس وقت کتنا کنٹرول کر رہا ہے. کہ یہ دیکھیے ایک ہفتے میں 3 کنوکشنز ٹھا ٹھا کر کے ہوتی ہیں، رائٹ آف ڈیفenس بھی چھینا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اور ان تینوں مقدمات کے اندر جو ججز ہیں وہ ماتحت ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت ستو پی کے سو رہا ہے. ایک لفظ وہاں سے نہیں نکل رہا. ایک جج ہے جو اس وقت حبس بے جا میں ہے، اس جج کا نام ہے بشیر.
जज बशीर इस वक्त हब्से बेजा में है, क्योंकि वो बेचारा बार बार दरखास्त दे रहा है कि मैंने छुट्टी जाना है, छुट्टी जाना है, मेरी सेहत ठीक नहीं है, मेरा दिल डूब गया है। उसने आधा काम कर भी दिया, एक सजा दे दी है, लेकिन उस बेचारे को छुट्टी नहीं मिल रही। मैंने कल परसों किसी दोस्त को भी कहा है इस्लामाबाद में फोन करके, वो उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, ह्यूमन राइट्स लॉयर है। मैंने कहा जी, एक हब्से बेजा की जो हेबियस कॉर्पस की एक पिटीशन होती है, वो जज बशीर की भी करें कि इसको रिहा करवाओ बेचारे को। वो ये ना हो कि मार्च से पहले पहले जज साहब को कोई हार्ट अटैक ना हो जाए, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर है। ऐसी हिम्मत है जज साहब की भी, 14 घंटे लगातार बैठे रहते हैं, ना बाथरूम नहीं, रोटी नहीं, को म्यूजिक नहीं, सोशल मीडिया नहीं, कुछ भी नहीं, बैठकर यानी सब 14 घंटे बहुत बड़ा टाइम होता है, बैठना, कुर्सी पर बैठे रहना और सुनते रहना। तो सर, ये जो लोग, मैं जो हफ्से बेजा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये गलत नहीं इस्तेमाल किया। जो लोग हफ्से बेजा में होते हैं, जब उनको तफ्तीशी कुर्सी पे बैठाया जाता है तो ना उसको टॉयलेट जाने की इजाज़त होती है, ना उसको कुछ और होती है। जितने लोग उठाए गए थे उनके साथ यही सलूक किया गया था, और इस वक्त जजों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। लेकिन आफरीन है हमारे निज़ाम अदल के ऊपर कि हमारे चीफ जस्टिस साहिबान, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो इस वक्त इतनी लंबी नींद सो रहे हैं। और मज़े की बात है, ये 8 फरवरी के बाद जागेंगे, और जागने के बाद फिर ये वही हमें पुराने वाले भाषण देंगे, जहाँ पे आइन की किताब उन्होंने कभी ये इधर रखी होगी, कभी उधर रखी होगी। ये सब ड्रामा है, सब बिग ब्रदर चला रहा है, और बिग ब्रदर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सारे चल रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सारे तो नहीं चल रहे ना सर, कोई ना कोई आपके बकौल मुरीद भी हैं जो अंदर घूम रहे हैं, जो सर, वो मुर्शद तो देखिए, निज़ाम सारे नहीं चल रहे। सबसे बड़ी डिफाइंस तो इमरान खान की है ना। देखें, इमरान खान ने अपने 342 के बयान में 10 सफ़ों में पूरी हकीकत लिख के रख दी है। वो जजमेंट के अंदर भी आई हुई है, जिसमें उसने कह दिया है कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा था कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी, चुप करके बैठ जाओ, वगरना हम तुम्हारा हशर नशर कर देंगे। और बाकायदा मुकदमों का कहा था कि इस मुकदमे में तुम्हें सजा देंगे। एग्जैक्टली वही हो रहा है। लेकिन इमरान खान है जो, देखिए, इमरान खान और नवाज शरीफ में मेन फर्क ये है, देखें, दोनों डसे गए हैं इस निज़ाम से। नवाज शरीफ में फर्क ये है कि जब उसके ऊपर सख्ती आई तो उसने 2 दफा सेटलमेंट की। पहली दफा तब सेटलमेंट की जब सब कुछ चुप करके बाहर चला गया, और दूसरी दफा सेटलमेंट तब की कि जब पूरी मुहिम चलाई, वोट को इज्जत दो, और उसके बाद जैसे ही मौका मिला तो उसने आके जनाब यस सर किया। फर्क ये है इमरान खान के साथ कि इमरान खान इस वक्त अपनी जाती मफाद के लिए, अपने जाती उस ट्रस्ट के लिए वो नहीं कर रहा, और वो इनकार कर रहा है। और वो सिंपल एक एक सवाल कर रहा है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तुम होते कौन हो मुझे ये डिक्टेट करने वाले? तुम्हें कौन ये अथॉरिटी देता है कि तुम ये फैसला करो कि किस सियासतदान ने क्या बोलना है या क्या नहीं बोलना है? सियासतदान का असल मैदान जो है वो इंतखाबात हैं। इंतखाबात में सब उतरेंगे, अवाम जिसको मुंतखब करेगी उसके पास मैंडेट है, क्योंकि उसके अलावा किसी के पास इख्तियार नहीं है। इसी चीज की इमरान खान को भी सजा दी जा रही है, और उसके खानदान को भी सजा दी जा रही है। सर ये बताएं कि जब सारी चीजें बिग ब्रदर देख रहे हैं, तो फिर जो अलामा नासिर साहब हैं, वो खान साहब से जाकर मिलते हैं अडयाला जेल के अंदर, तो वो भी फिर जाहिर है बिग ब्रदर की इजाजत के बाद ही जाकर मिले हों। सर, ये सॉफ्टनर्स होते हैं ना। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको, क्योंकि देखिए, वो जो बिग ब्रदर है ना, उसकी इस वक्त बस हुई हुई है, क्योंकि उसने अपने जुल्म की भी इंतहा कर दी है। इतनी कर दी है कि यकीन जानिए कि उसके बच्चे भी अभी उससे नफरत कर रहे हैं। तो इसलिए जब बिग ब्रदर ये बंदे भेजता है, या जो लोग खान साहब जिनकी बात समझते हैं, जिनका एहतराम करते हैं, वो भी जाके थोड़ा सा कहते होंगे कि खान साहब कोई बस मेहरबानी करें। देखें, ये लोग बड़े, आपकी तो खैर है, लेकिन देखें ना, लोगों के साथ भी बड़ा जुल्म आपकी वजह से। ये सॉफ्टनर्स होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इन सॉफ्टनर से कहीं मानने वाला है, क्योंकि वो काफ़ी डिटर्मिन्ड इंसान है जितना मैं उनको जानता हूँ। तो ये काम चलेगा नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स जो लोग जाते हैं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो बिग ब्रदर है उनकी इजाज़त से मैं ये नहीं कहता कि जो लोग जाते हैं उनके कोई एजेंट्स हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि वो उनका कोई ना कोई पैगाम ज़रूर पहुंचाते हैं। और ये सॉफ्टनर्स होते हैं कि जी, थोड़ा सा नरमी ले आइए अपने रवैये के अंदर, तो फिर हम कोई वो बात करते हैं और कोई मामले को हल की तरफ ले गए। अच्छा, फिर ये आर्गुमेंट्स भी ऐसे देते हैं, पाकिस्तान की बका का मसला है, हमारे लोगों की जनाब इस चीज़ का मसला है। मतलब वो वाले आर्गुमेंट्स, कोई बंदा ये आर्गुमेंट देने को तैयार नहीं है कि जो आप कर रहे हैं असल में पाकिस्तान की बका उसी में है। क्योंकि 70 साल से ये जो म्यूजिकल चेयर चली जा रही है, जहां पे बिग ब्रदर कभी कहता है तुम निकल जाओ और तुम बैठ जाओ, और तुम बैठ जाओ और तुम निकल जाओ, इसको खत्म करने के लिए ये डिफाइंस जरूरी है। शर्म करनी चाहिए बाकी सियासतदानों को भी, जो इस चीज से बार बार डसे गए हैं कि यार एक दफा ये काम खत्म करो, आके बैठ के सारे यक जुबान हो जाओ। बिग ब्रदर की हिम्मत ही नहीं है कि ये काम कर सके। आप शहजाद अकबर साहब, जब आपकी इंटरव्यू ऑन एयर होगा तो उस वक्त 12 घंटे इंतखाबात में रह रहे होंगे, 12 घंटे बाकी हैं। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस इन इलेक्शन? 2-2.5 साल सर, बहुत तबाही फैली है। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस? अब जो अवाम है उनके हाथों में एक इख्तियार आ गया है, आपका पैगाम क्या होगा अवाम के लिए?
देखें, अवाम के हाथ में इख्तियार आ गया है, और जिनके हाथ में अभी तक का इख्तियार था उन्होंने हर तरह की कोशिश कर ली है। यहाँ तक कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो नया वोटर है, जो 18 साल से लेके 22-23 साल तक का वोटर है, स्पेसिफिकली एक धांधली ये की गई है कि इलेक्शन कमीशन ने हर शख्स का जो वोट है अपने हलके से, अपने घर से, उसके रेजिडेंशियल एड्रेस से 50 मील से लेके 200 मील दूर तक रख दिया है। ठीक है, ये उन्होंने एक बहुत साजिश चली है जो बड़ी वाज़े तौर पर सामने आ रही है। मेरे अपने जो खानदान के बच्चे हैं जो अभी वोटर बने हैं, उन सब की वोट जो है वो 50 मील दूर, 100 मील दूर के उसमें रख दी गई है, और लोगों के साथ ये हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपके हाथ में है। वही यूथ जो चाहती है, जिसका देखेंगे कितने लोग पाकिस्तान से बाहर जा सकेंगे। 250 मिलियन की आबादी है, इसमें से कितने लोग बाहर निकल जाएंगे। हम आपका ओढ़ना बिछोड़ना पाकिस्तान है, अगर इसमें निज़ाम की दुरुस्तगी नहीं होगी तो ये दुरुस्त नहीं हो सकेगा। तो इसलिए कल के दिन अगर आपको देखें, मैं अब अक्सर ये मिसाल शायद लोगों को पसंद ना आए, बरतानिया या अमेरिका का वीज़ा वहाँ जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब वीज़ा लगवाना होता है तो 2 दिन पहले जाके लाइन में भी लगते होते थे, जब सी जारी शुरू होने से पहले। तो इसी तरह से अगर वोट डालने के लिए आपको 50 मील या 100 मील दूर भी जाना पड़े तो जाएं, क्योंकि ये एक ही मौका है इस निज़ाम में जो इमरान खान की डिफाइंस में उसमें हिस्सा डालने का। इसके बाद आपके पास मौका नहीं आना है, क्योंकि एक दफ़ा निज़ाम अगर अपने काम में कामयाब हो गया और उसने आपको दीवार से लगा दिया, वो अपना खेल खेलने में तो कामयाब हो जाएगा, पाकिस्तान का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाकी चीज़ें दुरुस्त नहीं होनी है। लिहाजा जो इस वक्त निज़ाम में अकल भी नहीं है, वो इस वक्त बदले की आग में जल रहा है, बुग़्ज़ में है। आपने उसको दुरुस्त करना है, और उसका सिंपल एक तरीका ये है कि जनाब आपने डिफाइंस दिखानी है। 100 मील 200 मील कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निकलें, आज निकल जाएं, उधर जाके कैंप डाल दें, वोट ज़रूर डाल के आएँ, क्योंकि दिस इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू चेंज पाकिस्तान। शहजाद अकबर साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वन लास्ट कमेंट, थैंक यू। ये भी मुमकिन है कि खान का कोई और आप सरप्राइज लेकर आए, चूंकि बहुत सारी और बातचीत हो रही है कि शायद इलेक्शन से कुछ टाइम पहले, कुछ घंटे पहले खान की कोई वीडियो भी मंजर आम पे आ सकती है। देखें, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। जिस तरह से किसी दोस्त ने मुझ तक ये चीज़ पहुंचाई, कुछ और चीज़ें भी निकल सकती हैं, क्योंकि निज़ाम के अंदर आप ये जानते हैं, ये तो बाजवा साहब ने भी खान को कहा था कि 90% फौज आपके साथ है। तो सिंपल सी बात है, इमरान खान का साथ देने वाले तो बहुत हैं, और वो ये इमरान खान की कोई ज़ाती साथ देने की बात नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त हम, वो जो होती है ना, एक तो है जिसको हम कहते हैं जी किसी सियासी लीडर की आप प्रस्तुत कर रहे हैं, इमरान खान के फैंस हैं, अभी ये बात फैन क्लब से आगे चली गई है। अभी इस वक्त इमरान खान एक सिंबल बन गया है इस पुराने निज़ाम से डिफाइंस का, और इसलिए लोग उसका साथ दे रहे हैं। ऐसे लोग भी उसका साथ दे रहे हैं जो शायद इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ मुंसलिक भी ना हो, और उससे इतफाक भी ना करते हो पूरी तौर पर। लेकिन इस वक्त मौका ऐसा है कि सबको नजर आ रहा है कि इस तमाम गन में से निकालने का जो रास्ता है वो इमरान खान का साथ देना है। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है सलमान अकरम राजा साहब हैं। उनकी जो ख्यालात हैं, वो जो नज़रियात हैं, वो किसी सूरत भी कोई बहुत ज़्यादा करीब नहीं है पीटीआई के, लेकिन उनका भी साथ देने का। बाय द वे, जो हमारे पाकिस्तान के सो कॉल्ड लिबरल्स हैं वो बड़े गुस्से में है सलमान अकरम राजा के ऊपर कि भाई तुम क्यों उनसे इलेक्शन लड़ रहे हो पीटीआई से। लेकिन आई थिंक सलमान अकरम राजा हैज़ डन द राइट थिंग, बिकॉज इस तमाम चीज़ में से निकलने का हल ये है कि आप इमरान की आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, और एक जमहूरी अमल में जहाँ पे 100% जमहूरी काम हो, उसकी तरफ बढ़ें। बहुत उसका शुक्रिया हल यही है, इलेक्शन। बैरिस्टर साहब, शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का, थैंक यू। थैंक यू जी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोर की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें
اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنے, ہماری طاقت بنے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.